चैप्टर का जो प्रारंभ किया था, जिसमें आपका चैप्टर राज्य एवं राष्ट्र की आय था। मैंने बिहार के भौगोलिक वातावरण के बारे में भी बताया था पिछले चैप्टर में, और यह भी बताए थे कि भारत का सबसे बड़ा अगर तीसरा कोई राज्य है तो वह बिहार है। लेकिन मैं यह गर्व से कह सकता हूं कि आज बिहार प्रगति के राह पर चल चुका है। इसमें इसका कई कारण भी हो सकता है। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है, यह आप सभी जानते हैं कि 2006 से लेकर के 13 तक का जो अर्थव्यवस्था का विकास जो 12% रहा, यह अब लगातार बढ़ रहा है। इसका कारण सबसे अच्छा और स्पष्ट कारण यह है कि विगत वर्षों में बिहार में जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया है वह बहुत ही तीव्र गति से हुई, और ऐसे में विकास दर और उसकी विकास दर की वृद्धि यह लगातार हमारे बिहार का ग्रोथ रेट दिनानुदिन अधिक है। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि एक अंतरराष्ट्रीय एक ब्रिटिश पत्रिका है जिसका नाम है इकोनॉमिस्ट। इस इकोनॉमिस्ट के अनुसार बिहार के आर्थिक परिदृश्य में जो परिवर्तन हुआ उसका कारण और सबसे बड़ा कारण क्या है कि राज्य का जो सुदृढ़ अब जो राजनीतिक विधि व्यवस्था है, जो सुचारू ढंग से विगत वर्षों से चलते आ रहा है, इसके कारण, और सबसे बड़ा जो कारण है यह है कि केंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाली जो वित्तीय संसाधनों या साधनों का प्रभाव जो है, यह बिहार के विकास का परिणाम। अब हम, चूंकि हमें पता होना चाहिए कि इससे पहले हमने आपको बताया कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। आप याद कीजिए, मैंने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा चुका था। जब देश की कुल आय में जब देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है और उसका जो भागफल निकलता है वही उस देश के प्रति व्यक्ति का आय होता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। तो आधुनिक अर्थव्यवस्था जो हमारा है, इस अर्थव्यवस्था का अध्ययन राष्ट्रीय आय की अवधारणा को व्यक्त करने के लिए हुआ है। और सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको समझने का आप ध्यानपूर्वक प्रयास करेंगे, आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले हम लोग यह समझें कि प्रति व्यक्ति आय को समझाने के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम यह समझने का प्रयास करें कि राष्ट्रीय आय क्या है। यदि किसी देश के, वह विश्व का कोई भी देश हो, हम अभी भारत का बात करते हैं, इस भारत देश के प्राकृतिक संसाधनों पर श्रम और पूंजी का लगाकर उनका जो उपयोग किया जाता है और उससे प्रत्येक वर्ष एक निश्चित मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। आप इसको राष्ट्रीय आय कह सकते हैं। राष्ट्रीय आय को आप इस रूप में भी आप समझिए
समझने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि हम 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, 1 में 2 को जोड़े 3, 3 में 3 को जोड़े तो 6, 6 में 4 को जोड़े तो कुल योग 10 हो गया। तो इस प्रकार इस देश में नहीं, विश्व के सभी देशों में हम इसको सरलता से समझाने का हम प्रयास करते हैं। आप समझेंगे मजदूरी, और मजदूरी में मजदूरी जो लगता है उसको, उसमें प्लस कर दीजिए लगान, टैक्स, और फिर तीसरा में जोड़ेंगे ब्याज, और चौथे में जोड़ देंगे हम उसका लाभ। इस कुल योग को आप अगर जोड़ लेते हैं तो इसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय को समझने के लिए और समझाने के लिए विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने विभिन्न मतों से इस प्रकार प्रस्तुत किया, जैसा कि आपके इकोनॉमिक्स में एल्फ्रेड मार्शल साहब की परिभाषा है कि जब किसी देश का श्रम और पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर जब प्रति वर्ष वस्तुओं का एक शुद्ध समूह उत्पन्न करते हैं, जिससे भौतिक और अभौतिक पदार्थ तथा सभी पदार्थों या सभी प्रकार के सेवाओं के सम्मिलित होने से जो कुछ आय बनता है, शुद्ध आय बनता है, इसी विशुद्ध आय को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। हिंदी में इसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं, या अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल के परिभाषा के अनुसार। आप दूसरे परिभाषा, दूसरे अर्थशास्त्री के अनुसार फिर अपनी ये परिभाषा को बदल लेता है। ऐसे में प्रोफेसर पीगू का जो परिभाषा है, यह कहते हैं कि राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वास्तविक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त जो आय होता है, इस विदेशों से प्राप्त आय को भी उसमें सम्मिलित किया जाता है, जिसे मुद्रा के रूप में मापा जाता है। इसको हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। यह है प्रोफेसर पीगू का परिभाषा। अब तीसरा अर्थशास्त्री ने अपने ढंग से तीसरा भी इसका परिभाषा प्रस्तुत किया, जिसमें प्रोफेसर फिशर का परिभाषा है। इन्होंने इस परिभाषा को इस रूप में लेते हुए प्रोफेसर फिशर की परिभाषा, जो प्रोफेसर इरविन फिशर इनका पूरा नाम है, इन्होंने बताया कि वास्तविक राष्ट्रीय आय और वार्षिक जो उत्पादन का जो भाग होता है, जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप में से उपभोग किया जाता है, इसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्यारे बच्चे, आप जान गए होंगे कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। मैंने इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के बताया कि 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 बराबर कुल योग उसका जो होगा वह राष्ट्रीय आय होगा। लेकिन राष्ट्रीय आय का अपना एक प्रवाह होता है, किसी भी आय का अपना प्रवाह होता है, और जितनी आपकी आय होगी, आपकी व्यय की कैपेसिटी उसी प्रकार आपका आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय आय का प्रवाह को हम समझाने का प्रयास करते हैं कि
आय एक प्रवाह है और इसका सृजन जो होता है, आय का प्रवाह का जो सृजन होता है यह उत्पादन या उत्पादक क्रियाओं के द्वारा होता है। सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का जो अंतिम उद्देश्य या उपभोग द्वारा जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्टि करता है, लेकिन उत्पादन के बिना, याद रखना, उत्पादन के बिना उपभोग संभव नहीं है। अगर कोई वस्तु उत्पन्न ही ना हो तो उपभोक्ता होगा कैसे? इसलिए उत्पादन होना जरूरी है, उपभोक्ता स्वतः हो जाएगा। ऐसे में हमने पहले भी उत्पादन के 4 साधन आपको बताए, जिसको जोड़ का हमने क्रम जोड़ बताया कि किसी भी आय का प्रवाह करने से पहले या कोई भी आप कोई काम करते हैं, मान लो कि तुम कोई छोटा सा व्यवसाय ही करते हो, तो पहले वहां आपको क्या चाहिए? व्यवसाय ऑटोमेटिक थोड़ी शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जरूरी होगा भूमि का। ध्यान देखना, ये आय का 4 साधन है। देयर आर 4 रिसोर्स ऑफ इनकम। पहला लैंड, जिसको भूमि कहते हैं हम लोग। अब भूमि हो गया तो किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन हम किसके माध्यम से? श्रम के माध्यम से करेंगे। तो पहला भूमि, दूसरा श्रम, और तीसरा होता है ये भूमि और श्रम हो गया तो बिना पूंजी का आपका कोई कार्य नहीं चलेगा। तो भूमि, श्रम, पूंजी और अंत में आपका उत्पादन होता है। तो आपको कोई पूछ सकता है कि बताओ भाई आय का कितने साधन है? तो आय के 4 साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी और उत्पादन। ये 4 आपके आय के चक्रीय प्रवाह और इसके साधन हैं। अब हम लोग थोड़ी सी इस बात को भी, लेकिन इसका दूसरा भी एक पक्ष महत्वपूर्ण है कि जिसका संबंध उत्पादन के उन साधनों की आय तथा पारिश्रमिक से है जिन्होंने इन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया है। इस तरह उत्पादन का प्रक्रिया द्वारा अर्थव्यवस्था में जहां एक और वस्तुओं और सेवाओं का निरंतर प्रवाह जारी रहता है, वहां एक दूसरा प्रवाह उत्पादन के साधनों की आय के रूप में होता है। यदि हम किसी भी देश का या किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था का या अर्थव्यवस्था के उत्पादकों को उद्योग एवं उपभोक्ता परिवारों के ये 2 क्षेत्र में विभक्त कर दें, तो हम देखेंगे कि इसके बीच उत्पादन और आय एवं व्यय का निरंतर एक प्रभाव चलता है। आय अगर आपको होगा तो व्यय होना सुनिश्चित है। ऐसे में आप उत्पादक उद्योगों से आय का प्रवाह के साधनों का भुगतान के रूप में परिवारों के पास जाता है, फिर यह परिवारों से उत्पादन उद्योग में चला जाता है और आय का यह प्रभाव निरंतर जारी रहता है। इसे हम आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम कल प्रस्तुत होंगे और आपका जो अगला स्टेप होगा इसी चैप्टर का वह होगा राष्ट्रीय आय की धारणाएं। यह मैं कल के क्लास में पुनः आपसे मिलूंगा। धन्यवाद। तब तक आप सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।